सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पूर्ण संख्याएं भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम क्रमिक, इसका मतलब क्रमागत संख्याओं के बारे में जानेंगे। अंतिम में हम पूर्ण संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के बारे में जानें। जब कभी हम वस्तुओं को गिनना शुरू करते हैं तो जो संख्याएं हमारे सामने प्राकृत रूप से आती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9, इन सारी संख्याओं को हम गिनने वाली संख्याएं कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं और प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। यह तो छोटी प्राकृत संख्याएं थीं। जब कभी किसी प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों की गिनती करते हैं तब हम कुछ बड़ी प्राकृत संख्याओं का प्रयोग करते हैं, और जब हम अपने ब्रह्मांड में तारों की गिनती करते हैं तो हम और भी बड़ी प्राकृत संख्याओं का प्रयोग करते हैं। प्राकृत संख्याओं की सूची में जो सबसे पहली संख्या होती है वह होती है 1, और यही संख्या सबसे छोटी भी होती है। इसलिए जब कभी प्राकृत संख्याओं की सबसे छोटी संख्या के बारे में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि वह 1 है। प्राकृत संख्याओं को हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसलिए प्राकृत संख्याओं को दर्शाने के लिए हम नेचुरल शब्द के अंग्रेजी के पहले अक्षर n से दर्शाते हैं। आइए अब हम परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में जानें। जैसे यहाँ मेरे पास 2 सेब हैं, मैंने कहीं से एक और सेब ले लिया, तो अब बताइए मेरे पास कुल कितने सेब हो गए? जी हाँ, 3 सेब। तो 3 2 के बाद आता है, इसलिए 3 2 का परवर्ती संख्या है। इसी प्रकार अगर मेरे पास 5 सेब हैं और मैंने एक सेब और कहीं से ले लिया तो मेरे पास कुल 6 सेब हो गए। तो हम कह सकते हैं 6 5 के बाद आता है, इसलिए 6 5 का परवर्ती संख्या है। इतने सेब खाकर तो मेरे पेट भर गए, अब मैं कुछ आपको भी दूं, तो यह 12 सेब आपके लिए। अब बताइए अगर मैं आपको एक और सेब दूं तो कुल आपके पास कितने सेब हो गए? जी हाँ, 13। इसलिए 13 12 के बाद आता है, तो हम कह सकते हैं कि 13 12 का परवर्ती संख्या है। आइए अब पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में जानें। पूर्ववर्ती संख्याएं परवर्ती संख्याओं के ठीक उल्टे होते हैं। जिस प्रकार हम परवर्ती संख्याओं को ढूंढने के लिए 1 जोड़ रहे थे, ठीक उसी प्रकार पूर्ववर्ती संख्या जानने के लिए हम 1 घटाएंगे। जैसे 2 में हमने 1 जोड़ 3 खोजा था, उसी प्रकार 3 में से अगर मैं 1 सेब ले लूं तो बताइए 2 सेब बचे ना, तो 2 हमारा क्या हुआ? 3 का पूर्ववर्ती संख्या। मैंने बाजार से खूब सारे सेब लाए थे। अगर मेरे पास 16 सेब हैं और मैं आपको 1 दे दूं तो बताइए मेरे पास कितने सेब बचे? जी हाँ, 15 सेब, यानी कि 15 16 का पूर्ववर्ती संख्या होता है। आइए अब हम क्रमिक यानी कि क्रमागत संख्याओं के बारे में जानें। अगर मेरे पास 2 सेब हैं और मुझे कहीं से एक और सेब मिल जाता है तो मेरे पास कितने सेब हो गए? 3। और अगर 3 हैं और मुझे एक और सेब मिल जाए तो मेरे पास कितने हो गए? 4। और 4 में एक और सेब मिल गया तो अब मेरे पास हो गए 5। 3 4 5, यह तीनों संख्याएं लगातार एक के बाद एक आती गई, इसलिए हम इसे क्रमिक यानी कि क्रमागत संख्याएं कहते हैं। यानी कि एक क्रम में लगातार
एक के बाद एक आना। इनके कुछ उदाहरण कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे 18, 19, 20। क्या ये क्रमिक यानी कि क्रमागत संख्याएं हैं? तो जी हाँ, यह तीनों के तीनों लगातार एक के बाद एक आते हैं। ठीक इसी प्रकार क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या 25, 26 व 28 क्रमिक यानी कि क्रमागत संख्याएं हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि 26 व 28 के बीच में एक और प्राकृत संख्या आती है, और वह कौन सी है? जी हाँ, 27। तो 27 लिखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि 25, 26, 27 व 28 चारों संख्याएं क्रमिक यानी कि क्रमागत संख्याएं हैं। आइए अब हम पूर्ण संख्याओं के बारे में जानें। जिस प्रकार प्राकृत संख्याएं में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ इस प्रकार के अंक आते थे, ठीक उसी प्रकार पूर्ण संख्याओं में भी इसी प्रकार के अंक हैं। बस इसमें एक नया सदस्य है, जो कि है शून्य। शून्य को जब हम प्राकृत संख्याओं के साथ जोड़ लेते हैं तो इसे हम पूर्ण संख्याओं का नाम देते हैं। पूर्ण संख्याओं में शून्य एक से पहले आता है, इसलिए शून्य पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होती है। लेकिन प्राकृत संख्याओं में एक से पहले कोई और संख्या नहीं है, इसलिए वहां एक सबसे छोटी संख्या है। प्राकृत संख्याओं को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, इसलिए हम इसे अंग्रेजी के अक्षर n से दर्शाते हैं। उसी प्रकार पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर्स कहते हैं, इसीलिए हम इसे अंग्रेजी के अक्षर W से दर्शाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के बारे में जाना कि किस प्रकार जब हम गिनना शुरू करते हैं तो प्राकृत रूप से संख्याएं हमारे सामने आती हैं। इसके बाद हमने परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में जाना। इसके बाद हमने क्रमिक यानी कि क्रमागत संख्याओं के बारे में जाना, और अंतिम में हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में जाना। आशा करता हूं आप ये सारी चीजें याद रखेंगे। अगली वीडियो में हम संख्या रेखा के बारे में सीखेंगे। तो अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? ऑप्शंस हैं A 0, B 1, C 2 या D 3। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन B 1। 15 का पूर्ववर्ती क्या होगा? ऑप्शंस हैं A 16, B 15, C 14 या D 13। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन C 14। 18 का परवर्ती क्या होगा? ऑप्शंस हैं A 19, B 18, C 17 या D 16। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन A 19। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है? ऑप्शंस हैं A 0, B 1, C 2 या D 3। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन A 0। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी के किस अक्षर से दर्शाते हैं? ऑप्शंस हैं A N, B P, C S या D W। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन D W। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पूर्ण संख्याएं भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। आज हम संख्या रेखा के बारे में जानेंगे। वह यह भी जानेंगे कि संख्या रेखा का प्रयोग कर हम किस तरह संख्याओं को जोड़ते, घटाते व गुना करते हैं। तो आइए आज के पाठ्यक्रम को शुरू किया जाए। आपको हमारे पिछले वीडियो से प्राकृत संख्याएं एवं पूर्ण संख्याएं तो याद होंगी ही। प्राकृत संख्याएं को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, इसलिए उसे अंग्रेजी के अक्षर n से दर्शाते हैं। वह पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर्स कहते हैं,
इसलिए उसे हम अंग्रेजी के अक्षर W से दर्शाते हैं। तो आइए अब हम यह सीखें कि किस तरह इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। संख्या रेखा बनाने के लिए हम सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचते हैं। इस सीधी रेखा में सबसे पहला बिंदु शून्य को दर्शाता है। शून्य के दाईं ओर हम अगले बिंदु को अंकित करेंगे। यह बिंदु हम 1 दर्शाएंगे। शून्य व 1 के बीच में जो हम दूरी तय करेंगे, इस दूरी को हम एक मात्रक कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो इसे हम यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। इतने ही एक मात्रक दूरी पर हम दूसरी संख्या अंकित करेंगे और इस संख्या को अंकित करने के लिए हम अब स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। स्केल का प्रयोग कर हम यह देख सकते हैं कि 0 से 1 की दूरी 2 सेंटीमीटर है। ठीक इसी प्रकार हमारे दूसरी संख्या 1 से कितनी दूरी पर होगी? तो जी हाँ, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर पर हम 2 को दर्शाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगले एक मात्रक दूरी पर हम 3 को दर्शाएंगे, अगले एक मात्रक दूरी पर हम 4 को व 5 को, ठीक इसी तरह 6, 7, 8, 9, 10 और बाकी संख्याओं को भी आगे हम दर्शाते जा सकते हैं। तो इस संख्या रेखा पर जब हम 1 से आगे की संख्याएं लेते हैं तो यह सारी की सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। और जब हम 0 से आगे की संख्याएं लेते हैं तब इसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, यानी कि होल नंबर्स। अब इस संख्या रेखा पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 व 5 के बीच में दूरी कितनी है, क्या आप बता सकते हैं यह दूरी कितनी होगी? इस दूरी को बताने के लिए मैं मोगली को बुलाता हूँ। जी हाँ, मेरा मोगली यह है। तो मोगली, जरा इन्हें बताओ तो 1 से 5 की दूरी कितनी है? तो वह 1, 2, 3, 4। अच्छा, इनकी दूरी 4 मात्रक है। तो आप यह बोल सकते हैं कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 व 4 से 5 कदम पे हम 1 से 5 पे आ सकते हैं। इसीलिए 1 से 5 की दूरी हम 4 मात्रक दूरी कह सकते हैं। आइए अब संख्या रेखा का प्रयोग कर हम यह पता लगाएं कि कौन सी संख्या छोटी है व कौन सी बड़ी। अगर मैं पूछूं कि 5 से बड़ी कौन सी संख्या होगी, तो आप बता सकते हैं? जी हाँ, दाएं तरफ बढ़ेंगे तो जितनी भी संख्याएं मिलेंगी वह सारी 5 से बड़ी होंगी, व अगर हम बाएं तरफ बढ़ें तो जितनी भी संख्याएं मिलेंगी वह छोटी संख्याएं होंगी। तो दाएं तरफ बढ़ने पर 6, 7, 8, 9 व 10, यहाँ पर ये सारी संख्याएं 5 से बड़ी हैं। बाएं तरफ बढ़ने पर 4, 3, 2 व 1, यह सारी संख्याएं 5 से छोटी। ठीक इसी प्रकार अगर इस संख्या रेखा पर मैं आपसे पूछूं कि 13 व 18 में कौन सी संख्या छोटी होगी, तो क्या आप बता सकते हैं कौन सी संख्या छोटी व कौन सी बड़ी होगी? तो जैसा कि हमने पढ़ा था, दाएं तरफ बढ़ते वक्त हमें बड़ी संख्याएं मिलती हैं, तो 13 से 18 बड़ी होगी। वह हम यह भी कह सकते हैं कि बाएं तरफ बढ़ते वक्त संख्याएं छोटी मिलती हैं, तो 13 18 से छोटा होगा। आइए अब हम पूर्ण संख्याओं का योग व व्यवकलन सीखें। संख्या रेखा पर संख्याओं का योग व व्यवकलन करना एक खेल की तरह है। योग यानी कि जोड़ के लिए हम दाएं की तरफ बढ़ते हैं, अथवा व्यवकलन के लिए यानी कि घटाव के लिए हम बाएं की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अब हम यह खेल खेलें। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ 4 जोड़ 3 ले रखा है, तो सबसे पहले हमें 4 पे आना होगा। तो यह लीजिए, मोगली आ गई 4 पर। अब जैसा कि यहाँ जोड़ का संकेत है, यानी कि हमें दाएं की तरफ बढ़ना है, और अंतिम में यहाँ 3 है, यानी कि हमें 3 बार दाएं की तरफ बढ़ना है। तो यह लीजिए 1, 2 व 3। तो मोगली कहाँ आ गई? जी हाँ, 7 पर। इसका मतलब 4 जोड़ 3 का उत्तर होगा 7। ठीक इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 में 4 घटाने पर उत्तर क्या होगा, तो सबसे पहले हम 8 पर आएंगे। तो यह लीजिए, मोगली आ गई 8 पर। इसके बाद हमें घटाव करना है, तो हम किधर बढ़ेंगे? जी हाँ, बाएं की ओर। तो कितनी बार? 4 लिखा हुआ है, यानी 4 बार। तो 4 बार कूद कर बाएं की तरफ आने पर मोगली कहाँ पहुंच गई? जी हाँ, 4 पर। तो 8 घटाव 4 का उत्तर होगा 4।
आइए अब हम संख्याओं के गुणन के बारे में सीखें। तो संख्या रेखा पर गुणन के लिए हम हमेशा दाएं की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ 4 गुना 2 ले रखा है, तो सबसे पहले हम शून्य पर आ जाएंगे। इसके बाद जैसा कि यहाँ 4 है तो हमें एक बार में 4 मात्रक दूरी तय करनी होगी। तो 1, 2, 3 व 4 मात्रक दूरी, इसका मतलब कि 4 पर। तो गुना है 2, यानी कि हमें 2 बार कूदना होगा। किधर? दाएं की ओर। तो चलिए मोगली के साथ हम भी कूदें। तो शून्य से लेकर हमने पहले छलांग लगाई न दूसरी, तो हम आ गए कहाँ? 8 पर। जी हाँ, तो इसका जवाब होगा 8। आशा करता हूँ आपको यह खेल खेलने में बड़ा ही मजा आया हो। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले संख्या रेखा के बारे में सीखा, वह यह भी सीखा कि कैसे संख्या रेखा का प्रयोग कर हम संख्याओं के बीच योग, व्यवकलन व गुणन करते हैं। अब अपनी अगली वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं के गुण के बारे में जानेंगे। तब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। संख्या रेखा पर दो क्रमागत संख्याओं के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? ऑप्शंस हैं ए 1 मात्रक दूरी, बी 2 मात्रक दूरी, सी 3 मात्रक दूरी या डी संख्या मात्रक दूरी। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 मात्रक दूरी। संख्या रेखा पर 2 और 5 के बीच कितनी दूरी है? ऑप्शंस हैं ए 1 मात्रक दूरी, बी 2 मात्रक दूरी, सी 3 मात्रक दूरी या डी 4 मात्रक दूरी। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 मात्रक दूरी। 123, 231 एवं 132 में से कौन सी पूर्ण संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित है? ऑप्शंस हैं ए 231, बी 132, सी 123 या डी कोई भी नहीं। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी 123। संख्या रेखा पर 4 से छोटी कौन कौन सी पूर्ण संख्याएं होती हैं? ऑप्शंस हैं ए 1, 2, 3, बी 0, 1, 2, 3, 4, सी 0, 1, 2, 3 या डी 0। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी 0, 1, 2, 3। संख्या रेखा पर वो कौन सी संख्या है जो 4 के परवर्ती संख्या है और 6 के पूर्ववर्ती संख्या है? ऑप्शंस हैं ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी 5। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 पूर्णांक का छठा और आखिरी भाग। पिछले वीडियो में हमने जाना पूर्णांकों का गुणन किस प्रकार होता है और गुणन के कुछ गुणों के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे पूर्णांकों का विभाजन किस प्रकार होता है और पूर्णांकों के विभाजन के क्या गुण होते हैं। तो शुरू करेंगे पहले विषय के साथ और जानेंगे 2 धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन। तो जब आप
धनात्मक 12 को भाग देते हैं धनात्मक 4 से तो आपको उत्तर में 3 प्राप्त होता है। यानी दो धनात्मक संख्याओं को जब आप भाग देंगे तो परिणाम में आने वाली संख्या भी धनात्मक होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन। तो जब आप ऋणात्मक 12 को भाग देते हैं धनात्मक 4 से तो आपको प्राप्त होता है ऋणात्मक का चिन्ह बाहर और 12 भाग दिया जा रहा है 4 से तो -3। यानी जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो परिणाम में ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। और ठीक उसी प्रकार जब आप एक धनात्मक 12 को भाग देंगे ऋणात्मक 2 से तो आपको प्राप्त होगा ऋणात्मक चिन्ह बाहर, 12 को भाग दिया जा रहा है 2 से यानी -6। तो एक धनात्मक संख्या जब भाग दी जाती है एक ऋणात्मक संख्या से तो परिणाम में आपको एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। आइए देखते हैं दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन। तो जब आप ऋणात्मक 45 को भाग देंगे ऋणात्मक 9 से तो आपको परिणाम में 5 प्राप्त होता है। यानी किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक को जब दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो आपको एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूर्णांकों के विभाजन के गुण के बारे में। तो आपके सामने एक सारणी दी गई है जिसमें पहले स्तंभ में गुण लिखा जाएगा, फिर उस गुण पर आधारित एक उदाहरण होगा और उसके बिना पर हम तय करेंगे कि यह सत्य है या नहीं है। पहला गुण है समृद्ध गुण। आइए उदाहरण देखते हैं। 12 जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है भाग दिया जा रहा है दूसरे धनात्मक पूर्णांक 3 से और उत्तर में प्राप्त हो रहा है 4। यानी परिणाम में जो आया वह भी एक पूर्णांक है। तो यहाँ तो समृद्ध गुण सत्य हुआ, किंतु क्या हर स्थिति में ये संभव है? आइए देखते हैं। यदि 3 को भाग दिया जाए 12 से तो आपको प्राप्त होगा 1/4 जो कि एक पूर्णांक नहीं बल्कि एक परिमेय संख्या है। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि दो पूर्णांकों को भाग दिया जाए तो परिणाम में एक पूर्णांक प्राप्त हो। अगला गुण देखते हैं क्रम विनिमय गुण। अब यदि 12 को 3 से भाग दिया जाए तो प्राप्त होता है 4 और 3 को 12 से भाग दिया जाए तो प्राप्त होता है 1/4। यानी पूर्णांकों के क्रम में परिवर्तन आने से परिणाम में जो प्राप्त हो रहा है वह भी बदल रहा है। यानी ये जो है आपस में बराबर नहीं होंगे। यानी पूर्णांकों के विभाजन में क्रम विनिमय संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला गुण साहचर्य गुण। यदि एक ऋणात्मक पूर्णांक 16 को भाग दिया जा रहा है 4 भाग दिया जा रहा है -2 से और ठीक उसी प्रकार बाकी के जो 3 पूर्णांक है वे भी वैसे ही हैं लेकिन स्थिति में थोड़ा परिवर्तन है, तो क्या ये समीकरण आपस में बराबर होगा? आइए देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इन दो स्थितियों का उपयोग करना होगा। पहले 4 को भाग देंगे -2 से, जो परिणाम आएगा वो भाग देगा -16 को और दूसरी स्थिति में पहले -16 को भाग दिया जाएगा 4 से और जो परिणाम प्राप्त होगा उसको भाग देगा -2। तो आइए देखते हैं। पहली स्थिति में जो आपको 3 संख्याएं दी गई हैं उसको हल करेंगे आप और -16 को भाग दिया जाएगा किससे? 4 भाग दिया जा रहा है -2, इसमें जो परिणाम प्राप्त होगा। तो जब -2 भाग देगा 4 को तो आपको उत्तर में -2 प्राप्त होगा। और यदि एक ऋणात्मक संख्या दूसरी ऋणात्मक संख्या को भाग देती है तो उत्तर में आता है एक धनात्मक पूर्णांक। यानी 2 जब 16 को भाग देगा तो आपको प्राप्त होगा 8। ठीक उसी प्रकार अगली स्थिति आपके सामने कुछ इस प्रकार है। तो आप -16 को जब 4 से भाग देंगे यानी एक धनात्मक पूर्णांक भाग दे रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक को तो आ रहा है -4। अब इसको भाग दिया जाएगा -2 से। अब जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों में भाग होता है तो परिणाम में एक धनात्मक पूर्णांक आता है। तो -2 जब भाग देगा -4 को तो उत्तर में प्राप्त होगा 2। अब हमने देखा कि ये तो आपस में बराबर नहीं है। क्यों? पहली स्थिति में उत्तर आ रहा था 8 और दूसरी स्थिति में उत्तर आया 2। यानी पूर्णांकों के विभाजन में साहचर्य जो है वह सत्य नहीं होता।
तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं और इसी के साथ आपका पाठ भी समाप्त होता है। तो चलिए संक्षेप में देखते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा पूर्णांकों का विभाजन और पूर्णांकों के विभाजन के गुण। घर जाइए, इस पाठ में दी गई जितनी भी प्रश्नावली है सबको हल कीजिए और जानते हैं अब कि हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया पाठ भिन्न। धन्यवाद। 90 भाग -45 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं ए 1, बी 3, सी 2 या डी -2। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी -2। 125 भाग -25 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं ए -5, बी 5, सी -2 या डी -1। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए -5। -64 भाग 8 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं ए -6, बी 6, सी -8 या डी -1। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी -8। -45 भाग -9 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं ए -5, बी 5, सी -2 या डी -15। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी 5। -20 भाग -4 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं ए 1, बी 0, सी -5 या डी 5। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी 5। बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको पढ़ाई में बहुत ही मजा आ रहा होगा। अब वक्त हो गया है एक शिक्षाप्रद वीडियो देखने का, जिसका शीर्षक है टोमेटो पोटैटो। इस वीडियो को आप भी देखें और अपने मम्मी पापा को भी इसकी कहानी अवश्य सुनाएं। इसमें दैनिक जीवन में शिक्षा के महत्व को दर्शाया गया है तथा विद्यालय में उपस्थिति क्यों जरूरी है यह भी बताया गया है। तो आइए देखते हैं टोमेटो पोटैटो। माँ, सब्जी सजा दी है, अब स्कूल जाऊं? अरे अभी बोहनी का समय है, आज स्कूल नहीं भी जाएगी तो क्या हो जाएगा। अरे चंपा दीदी आओ आओ आओ, बोलो काका तौल दो। तो बहन हमको ना 1 किलो टमाटो और 1 किलो पोटैटो दे दो। टमाटो पोटैटो ये सब हमरा पास ना है। अरे है तो वो का है, टोमेटो मतलब आलू और पोटैटो मतलब टमाटर। अरे माँ कितनी बार बताओ, टोमेटो मतलब टमाटर और पोटैटो मतलब आलू। आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे।
नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का भाग 5। इसी के पिछले भाग में हमने देखा परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्मों के बारे में, जिसमें हमने सीखा परिमेय संख्याओं के गुणन के विभिन्न प्रकार के कौन से गुण होते हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज भी हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्मों के बारे में, किंतु हमारा विषय होगा परिमेय संख्याओं के विभाजन के गुण। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं विभाजन के विभिन्न गुणों के बारे में। आपके सामने एक सारणी दे रखी है, जिस सारणी के पहले स्तंभ में हम गुणों के नाम लिखेंगे। फिर उन गुणों पर आधारित हम कुछ उदाहरण करेंगे और उस उदाहरण के बाद हम ये निश्चित करेंगे कि यह गुण जो है वो विभाजन के लिए सत्य है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला गुण है समृद्ध गुण। समृद्ध गुण को सत्य साबित करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। अब इसमें एक परिमेय संख्या ली है मैंने 3/7, उसको भाग दे रही हूं 5/2 से। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3/7 और भाग का चिन्ह जो है वो गुणा के चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा और 5/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी 2/5। और जब आप उसको हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 6/35। यानी यदि आपने 2 परिमेय संख्याओं का भाग लिया तो आपको उत्तर में एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। किंतु क्या हर स्थिति में यह सत्य होगा? चलिए देखते हैं। अगला हमने परिमेय संख्या लिया 2/5 और उसको भाग दिया एक दूसरी संख्या 0/4 से। अब यदि मैं परिमेय संख्या की परिभाषा लगाऊं तो 0/4 जो है वो एक परिमेय संख्या है। कैसे बताती हूं। यहाँ पर परिमेय संख्या की परिभाषा में कहा गया था कि अंश और हर दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। तो 0 भी एक पूर्णांक है और 4 भी एक पूर्णांक है। और दूसरी स्थिति होती थी कि हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 4 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 0/4 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो आइए इसको आगे हल करते हैं। 2/5 को वैसे ही लिख लेंगे। भाग का जो चिन्ह है वो गुणा में परिवर्तित होगा और ये हो जाएगा 4/0, इसका व्युत्क्रम। जब हमने इसको आगे हल किया तो हमें प्राप्त हुआ 8/0। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका यदि मैं 0 से गुणन करूं तो मुझे उत्तर में 8 प्राप्त हो। तो 8/0 जो है वो परिभाषित नहीं है। तो इस उदाहरण से हमने सीखा कि यदि 2 परिमेय संख्याओं का विभाजन हो रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि परिणाम में जो संख्या प्राप्त हो वह भी एक परिमेय संख्या हो, यानी विभाजन जो है वह समृद्ध नहीं होता। अगला गुण देखते हैं, क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण को सिद्ध करने के लिए हमने एक उदाहरण लिया। 3/7 को 5/2 से भाग दिया। इसको हल किया तो आया 3/7 गुना 2/5, जैसा कि आपने ऊपर देखा होगा, और उत्तर में आ गया 6/35। अब जरा इन संख्याओं के क्रम में परिवर्तन करते हैं। पहले 3/7 को भाग दिया जा रहा था 5/2 से, अब 5/2 को भाग दिया जाएगा 3/7 से। तो हल करने पर आया 5/2 गुना का चिन्ह और 3/7 का उल्टा, यानी 7/3। और जब हमने इसको आगे और हल किया तो प्राप्त हुआ 35/6। तो जब हमने परिमेय संख्याओं के क्रम में परिवर्तन किया तो परिणाम में भी जो परिवर्तन है वो हमें स्पष्ट दिख रहा है, यानी विभाजन जो है वह क्रम विनिमय नहीं है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण, साहचर्य गुण। इसमें उदाहरण में आपको 3 परिमेय संख्या दी है, जिसमें कहा जा रहा है कि पहले -1/4 को भाग देगा 7/5 और जो यहाँ पर आपका परिणाम आएगा वो भाग देगा 2/3 को। और दूसरी स्थिति में भी यही 3 परिमेय संख्याएं ली गई है, लेकिन पहले 2/3 को भाग देगा -1/4 और जो परिणाम प्राप्त होगा उसको 7/5 से भाग दिया जाएगा। अब क्या इन दोनों स्थितियों को उपयोग में लाने के बाद जो परिणाम होगा वो एक जैसा होगा? चलिए देखते हैं। 2/3
भाग दिया जा रहा है -1/4, भाग दिया जा रहा है 7/5। इसमें हमने पहली स्थिति का उपयोग किया और पहले -1/4 को भाग दिया 7/5 से। तो 2/3 जैसा है वो वैसा का वैसा ही लिख लेंगे, भाग का चिन्ह ऐसा ही रहेगा और -1/4 जो है वो गुना हो जाएगा 7/5 के व्युत्क्रम यानी 5/7 से। अब उसको हल करेंगे तो आएगा 2/3 तो वैसा का वैसा है, भाग का चिन्ह -5/28। अब जब आप इसको आगे हल करेंगे तो 2/3 वैसे का वैसा रहेगा, भाग का चिन्ह गुना में परिवर्तित होगा और -5/28 का व्युत्क्रम आ जाएगा 28/-5। जब आप इसको आगे हल करेंगे तो उत्तर में प्राप्त होगा 56/-15। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसकी दूसरी स्थिति का उपयोग करते हैं। तीनों परिमेय संख्याएं ले ली। दूसरी स्थिति कह रही थी कि 2/3 को भाग देना है -1/4 से, यानी 2/3 वैसे का वैसा रहेगा, भाग का चिन्ह गुना में हो जाएगा और -1/4 का व्युत्क्रम ले लिया जाएगा। व्युत्क्रम लेने के बाद फिर जो परिणाम होगा उसको हम भाग दे देंगे 7/5 से। इसको आगे हल करने पर प्राप्त होता है -8/3 और गुना कर देंगे हम 7/5 के व्युत्क्रम यानी 5/7 से। अब जब आप आगे इसको हल करेंगे तो प्राप्त होगा -40/21। अब आपने ध्यान दिया कि पहली स्थिति में उत्तर था 56/-15 और दूसरी स्थिति में उत्तर आया -40/21, यानी विभाजन जो है वह साहचर्य नहीं है। इसी के साथ आज की ये वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। आज के इस वीडियो में हमने सीखा परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, परिमेय संख्याओं के विभाजन के गुण, जिसमें गुण थे समवृद्ध, क्रम विनिमय और साहचर्य। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं में बंटन नियम, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण और दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं। तो आशा करती हूँ आज का पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4/9 भाग 1 बराबर डैश। ऑप्शंस हैं ए 9/4, बी -9/4, सी -4/9 या डी 4/9। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी 4/9। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4/9 भाग डैश बराबर 4/9। ऑप्शंस हैं ए 1, बी -1, सी -9 या डी -4। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4/9 भाग -1 बराबर डैश। ऑप्शंस हैं ए -1/5, बी -5/1, सी -4/9 या डी 1/5। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी -4/9। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 9/8 भाग डैश बराबर -3/2। ऑप्शंस हैं ए -3/4, बी -5/1, सी -5 या डी 1/5। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए -3/4। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 11/24 भाग डैश बराबर -11/15। ऑप्शंस हैं ए -1/5, बी
-5/1, सी -8/5 या डी 1/5। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी -8/5। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 परिमेय संख्याएं का आखिरी भाग। पिछले भाग में हमने जाना परिमेय संख्या के कुछ गुणधर्मों के बारे में, जिसमें हमने जाने गुणन के गुण और विभाजन के गुण। तो चलिए इस पाठ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज के हमारे विषय होंगे परिमेय संख्याओं में बंटन नियम, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण और दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि परिमेय संख्याओं में बंटन नियम किस प्रकार लगाया जाता है। तो आपके सामने एक परिमेय संख्या दी है -3/4, जिसको गुना किया जा रहा है दो परिमेय संख्याओं के योग से -5/6 और 7/8। तो जब आप इसको गुना करेंगे तो इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे -3/4 वैसे का वैसा, गुना का चिन्ह, और दो जो परिमेय संख्याएं दी थी -5/6 और 7/8 का योग -20 + 21/24। आगे इसको हल किया तो ये आया -3/4 गुना 1/24, और इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा -1/32। अब यदि इसी परिमेय संख्या -3/4 को दोनों परिमेय संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाए, यानी -3/4 गुना -5/6, जो कि हमारा आ जाएगा 15/24, और फिर इसको हम जब इसके मानक रूप में लाएंगे तो ये आएगा 5/8। उसी प्रकार जब परिमेय संख्या -3/4 को गुना करेंगे हम दूसरी परिमेय संख्या यानी 7/8 से, तो हमें प्राप्त होगा -21/32। अब पहली स्थिति में हमने क्या किया था? उस परिमेय संख्या को दोनों परिमेय संख्याओं के योग से गुना किया था, लेकिन अब हमने क्या किया? -3/4 को दोनों परिमेय संख्याओं से अलग अलग गुना किया, और जो परिणाम आया है 5/8 और -21/32, इसका योग लेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि हमने दोनों का अलग अलग जो गुणनफल लिया था उसका योग कर दिया, यानी 5/8 जमा -21/32, जो कि हल करने पर आएगा हमें -1/32। यानी यदि तो आप परिमेय संख्याओं का गुना दो संख्याओं के योग से कीजिए, या फिर दोनों संख्याओं से अलग अलग गुना करने के बाद उसका योग ले लीजिए। दोनों ही स्थिति में आपका जो परिणाम होगा वो बराबर आएगा, और इसी को हम बंटन नियम के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। तो आपको यदि एक परिमेय संख्या दी गई हो 4/7 और इसको आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो सबसे पहले आप 0 से 1 तक एक रेखा खींच लीजिए, और फिर उसको जो आपका परिमेय संख्या का हर है उतने भागों में बांट लीजिए। तो यहाँ पर परिमेय संख्या का हर क्या था? 7, तो हम इसको 7 भागों में बांटेंगे। इसमें पहला होगा 1/7, फिर 2/7, फिर 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7, फिर 6/7, और जो 7वां भाग है वो 1 है। और ऐसा क्यों? क्योंकि 7/7 जो है उसको हल करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। अब इससे हमको हमारी जो परिमेय संख्या थी वो मिल गई 4/7, और इसका हमने संख्या रेखा पर निरूपण कर दिया। और इसी प्रकार से आप किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं। तो मान लीजिए आपको दो परिमेय संख्या दे रखी है 3/10 और 7/10, और कहा गया है कि आपको इनके बीच में परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो आपने इसी पाठ के शुरुआती भागों में जाना था कि किस प्रकार निकाला जाता है। एक होगा 4/10, एक 5/10 और एक 6/10। यानी इन दोनों के बीच में आपके अनुसार
3 परिमेय संख्याएं हैं, किंतु क्या इससे अधिक संख्याएं हो सकती है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 3/10 और 7/10 यही दोनों संख्याएं हैं। अब यदि मैं 3/10 इस परिमेय संख्या के अंश तथा हर दोनों को ही 10 से गुना कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 30/100। और हमें पता है यदि हम किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही संख्या से गुना करके परिणाम में एक नई परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं तो उसको हम समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। अब उसी प्रकार आप 7/10 को भी 10 से गुना कर दीजिए और प्राप्त कर लीजिए 70/100। अब 3/10 बराबर है 30/100 के और 7/10 बराबर है 70/100 के। इनके बीच यदि परिमेय संख्याएं निकालनी हो तो वो होंगे 31/100, 32/100, 33/100 और इसी प्रकार 69/100। यानी कुल 39 परिमेय संख्याएं हमें जो है वो प्राप्त हो गई 3/10 और 7/10 के। लेकिन इससे पहले तो हमें केवल 3 ही संख्याएं प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या 39 से भी अधिक संख्याएं हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब 3/7 और 7/10 इनको हम 100 से गुना करेंगे तो इससे हमें मिल जाएगा 300/1000 और 700/1000। और इसको करने पर हमें प्राप्त होगा इनके बीच की परिमेय संख्याएं 301/1000, 302/1000, 303/1000 और 699/1000, यानी कुल 399 संख्याएं। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब आपको 2 परिमेय संख्याएं दे रखी हैं तो आप इनके बीच में अपरिमित रूप से बहुत सारी परिमेय संख्याएं जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आज के विषय आपको समझ आए होंगे। तो चलिए संक्षेप में देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं में बंटन नियम, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण और 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं। इसी के साथ आपका गणित की किताब का पहला पाठ जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हुआ। प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न दिए हैं उनका निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम एक नया पाठ शुरू करेंगे, वर्ग और वर्गमूल। तब तक के लिए धन्यवाद। -1 और 0 के बीच की 3 परिमेय संख्या लिखिए। ऑप्शंस हैं ए -9/5, -8/5 और -7/5, बी 9/5, 8/5 और 7/5, सी -9/10, -8/10 और -7/10 या डी 1/10, 2/10 या 3/10। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी -9/10, -8/10 और -7/10। 2/5 और 2/3 के बीच की 3 परिमेय संख्या लिखिए। ऑप्शंस हैं ए 9/5, 8/5 और 7/5, बी 6/15, 7/15 और 8/15, सी -9/5, -8/5 और -7/5 या डी 7/15, 8/15 और 9/15। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी 7/15, 8/15 और 9/15। 1/4 और 1/2 के बीच की 3 परिमेय संख्या लिखिए। ऑप्शंस हैं ए 5/16, 3/8 और 7/16, बी 6/15, 7/15 और 8/15, सी -9/5, -8/5 और -7/5 या डी 7/15, 8/15 और 9/15 है। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा।
सही उत्तर है ऑप्शन ए 5/16, 3/8 और 7/16। 1/3 और 1/2 के बीच की एक परिमेय संख्या लिखिए। ऑप्शंस है ए 5/12, बी 16/5, सी 9/5 या डी 1। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए 5/12। 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या लिखिए। ऑप्शंस है ए -3, -2, -1, 0 और 1, बी 2, 3, 4, 5 और 6, सी -3, -2, 1, 0 और 2 या डी -2, -1, 0, 1 या 2। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए -3, -2, -1, 0 और 1।